हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी के पाठ 10 को। इस पाठ का नाम है बच्चों नर्मदा की आत्मकथा। तो इस वीडियो में हम इस पाठ को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर व अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ की ओर। जैसा कि इसका नाम है बच्चों नर्मदा की आत्मकथा। तो नर्मदा क्या है बच्चों? एक नदी का नाम है जो कि एमपी की बहुत बड़ी नदी है, बहुत पवित्र नदी है और एमपी की यानी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, क्योंकि ये बहुत सी जगहों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश की, और यहाँ की जो ज़मीन है, भूमि है, उसको सिंचित करती हुई चलती है। इसलिए ये एमपी की दृष्टि से यानी मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों, इस पाठ का जैसा कि नाम है नर्मदा की आत्मकथा। तो आत्मकथा मतलब कोई जब अपनी खुद की कहानी सुनाता है तो उसे हम बोलते हैं आत्मकथा। मतलब हमें यहाँ नर्मदा नदी की आत्मकथा पढ़नी है इस पाठ में, यानी नर्मदा नदी के बारे में विस्तार से जानना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले इन्होंने दिया है आइए सीखें। तो हमें इस पाठ में क्या क्या सीखने को मिलेगा तो वो इन्होंने पहले ही बता दिया है। जैसे कि आत्मकथा को पढ़ना और समझना, कि आत्मकथा को किस तरीके से पढ़ा जाता है और उसे अच्छे से कैसे समझा जाता है, तो ये पाठ पढ़कर हमें पता चलेगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बनाना, यानी एक पूरा वाक्य है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक शब्द में कैसे उसको बताएंगे। ठीक, जैसे कि एक उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। जो जन्म से अंधा हो, ये पूरा एक वाक्य है, उसे बोलते हैं जन्मांध। ठीक है, इतने से एक शब्द से काम चल जाएगा, जन्मांध यानी जन्म से अंधा। ठीक, प्रकृति की सुंदरता को व्यक्त करना, हमें पता चलेगा प्रकृति हमारी कितनी सुंदर है। ठीक है, उसके बारे में इस पाठ से हमें पता चलेगा। सही वर्तनी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द और वचन, और कुछ हम ग्रामर भी सीखेंगे इसमें। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं इस पाठ को बच्चों। देख लेते हैं। मैं नर्मदा नदी हूँ, यानी नर्मदा नदी खुद अपनी कहानी यहाँ पर सुना रही हैं। ठीक, मुझे गर्व है कि मैं भारत में बहती हूँ। तो वो इस बात का गर्व यानी सम्मान महसूस करती हैं कि वो एक भारत की नदी है। ठीक है, क्योंकि भारत में रहना बहुत सम्माननीय बात है बच्चों, हमारे लिए भी और हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो प्राणी हो चाहे निर्जीव हो। जहाँ नदियों को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। तो भारत देश ही एक ऐसा है जहाँ नदियों को माँ के रूप में देखा जाता है। ठीक, और उनके जल को अमृत के रूप में माना जाता है। ठीक है, अमृत एक ऐसा पेय पदार्थ है बच्चों जिसे पीकर इंसान अमर हो जाता है, यानी फिर उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। ठीक, मुझे भारत की प्रमुख नदियों में गिना जाता है। ठीक, तो भारत की बहुत सारी प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो उन्हीं में से एक नर्मदा भी है। ठीक, मैं साल भर अपनी विशाल जलराशि के साथ बहती हूँ। मतलब बहुत सारा पानी लेकर बहती है, कभी भी पानी की कमी नहीं आती। ऐसा नहीं कि साल के कुछ महीनों में ये सूख जाती हो, कभी नहीं सूखती नर्मदा नदी। ठीक है, मेरा नाम भी बड़ा अर्थपूर्ण है। मतलब इनके जो नर्मदा नदी है, इनका नाम भी बहुत ज़्यादा मतलब निकलता है उससे, उसका कुछ ना कुछ मीन्स निकलता है। जैसे नर्म का अर्थ होता है सुख, नर्म का अर्थ क्या है? सुर्ख, और दा का अर्थ है देने वाली, मतलब सुख देने वाली। तो नर्मदा नदी का जो नाम का अर्थ क्या है? सुख देने वाली, क्योंकि वहाँ पे नर्म का अर्थ क्या है? सुख, और दा का अर्थ है देने वाली, यानी सुख देने वाली। तो वाकई में बच्चों ये नदी जो है वो सुख देने वाली है, क्योंकि इस नदी के जल से बहुत सारे खेत सिंचित होते हैं, बहुत सारे मनुष्यों को पीने के लिए पानी और अन्य कामों के लिए पानी मिलता है। तो इससे सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि अगर खेती अच्छी नहीं होगी तो फिर हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मेरा एक नाम रेवा भी है। ठीक है, तो नर्मदा नदी को रेवा भी बोलते हैं। देश की दूसरी प्रमुख नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं। मतलब जो दूसरी प्रमुख नदियां हैं तो वो कहाँ से? पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक, यहाँ जिस साइड मतलब अपना सूरज डूबता है उससे अपन क्या बोलते हैं? पश्चिम दिशा बोलते हैं, और जिस साइड से सूरज उगता है उसे पूर्व दिशा बोलते हैं। तो मतलब जिस साइड से पूर्व ये पश्चिम में सूरज डूबता है वहाँ से बहती हैं, और किस साइड जाती हैं? पूर्व की दिशा, पूर्व दिशा की ओर नदियाँ, जहाँ पर सूरज उगता है। पर मैं पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हूँ, लेकिन नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, मतलब विपरीत दिशा में बहती है। मेरा वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में है। ठीक है, तो नर्मदा नदी का वर्णन बहुत सारी प्राचीन ग्रंथों में है। मेरे जन्म के संबंध में भी अनेक पौराणिक कथाएं हैं, मतलब बहुत पुरानी कथाएं हैं इन नर्मदा नदी का जन्म कैसे हुआ था। तो यहाँ पे देख लेते हैं। मैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती हूँ। ठीक है, कहाँ से निकलती है बच्चों? ये अनूपपुर जिले से अमरकंटक पहाड़ से। ठीक, यहाँ एक प्राकृतिक कुंड है, मेरा जन्म इसी कुंड से है। ठीक, तो उस पहाड़ी पे एक प्राकृतिक कुंड है, मतलब प्रकृति के द्वारा बना हुआ एक कुंड है। ठीक, और वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, इससे इसका नर्मदा कुंड पड़ गया है। ठीक है, तो उस कुंड का नाम क्या है? नर्मदा नदी, नर्मदा कुंड। ठीक है,
तो बच्चों उद्गम स्थान किसी भी नदी का उस स्थान को बोला जाता है जहाँ से वो नदी की शुरुआत होती है, उस जगह को हम उद्गम स्थान बोला जाता है। तो नर्मदा नदी की शुरुआत कहाँ से हुई है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से, ठीक है। और वहाँ उस पहाड़ी पे भी एक प्राकृतिक कुंड है। प्राकृतिक कुंड कुंड बच्चों एक गहरा सा गड्ढा टाइप का रहता है, उसे कुंड बोलते हैं, ठीक, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है। तो उस कुंड का नाम नर्मदा कुंड पड़ गया है, क्योंकि वहां से नर्मदा नदी निकलती है, इसलिए उस कुंड को हम नर्मदा कुंड कहते हैं। अब ये बोल रहे हैं यह भी जाने, ठीक है, इसे भी सीख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये। अमरकंटक पहुंचने के लिए कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर पेंड्रा रोड सबसे नज़दीक स्टेशन है। मतलब अगर हमें अमरकंटक जाना है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल देखना है कि नर्मदा नदी जहाँ से उद्गम होती है, ठीक, तो वो उन्होंने एड्रेस दिया है कि आप कहाँ जाएं, पहले बिलासपुर रेल मार्ग पर जाएं, फिर पेंड्रा रोड पे जाएं, ठीक है, पेंड्रा रोड स्टेशन पे जाएं, फिर जबलपुर और मंडला नगरों से सड़क मार्ग से यात्री यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये ऐसे इस तरीके से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, यानी नर्मदा नदी के उद्गम स्थल तक पहुँच सकते हैं। नर्मदा कुंड से निकलकर मैं एक बहुत पतली धारा के रूप में कपिल आश्रम तक पहुंचती है। मतलब नर्मदा कुंड से तब ये निकलती है नर्मदा नदी, तो एक पतली धारा के रूप में निकलती है, ऐसा नहीं कि एक विशाल जल राशि के रूप में निकल रही हो। फिर ये कहाँ पहुंचती है? कपिल आश्रम पहुंचती है, ठीक। प्राचीन काल में यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। तो वो कपिल आश्रम क्यों पड़ा बच्चों? क्योंकि वहाँ पे प्राचीन युग में, बहुत पुराने समय में कपिल मुनि नामक एक मुनि रहते थे, उनका आश्रम वहाँ पर था, इसलिए आज भी उस जगह को कपिल आश्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक। यहाँ से मैं एक प्रपात के रूप में नीचे गिरती हूँ। प्रपात मतलब बच्चों झरना, ठीक है, वहाँ झरने के रूप में नीचे गिरती है, मतलब एक पहाड़ से गिरती होंगी तो प्रपात के रूप में नीचे गिरती है। इस प्रपात का नाम कपिल धारा है। तो उस झरने का नाम, उस प्रपात का नाम क्या है? कपिल धारा, ठीक। कुछ आगे चलकर मेरा एक और छोटा प्रपात है, फिर आगे चल के एक और प्रपात बनाती है, यानी झरना बनाती है, ठीक। यहाँ गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम दूध धारा है, ठीक है। तो वहाँ से जो इस नदी का जो जल है वो गिरता है तो ऐसा लगता है एकदम वाइट, क्योंकि वहाँ अगल बगल संगमरमर की चट्टानें, और वहाँ से वो जल गिरता है तो एकदम दूध या झाग उत्पन्न होते हैं, दूध जैसे झाग उत्पन्न होते हैं, और वो पानी दूध के समान लगता है। तो उस प्रपात का नाम क्या रख दिया? दूध धारा, ठीक, कि ऐसा लगता है कि दूध की धारा नीचे गिर रही हो। अब शिक्षण संकेत कुछ शिक्षकों के बारे में दिया है कि शिक्षक इस पाठ को और अच्छे से कैसे समझा सकते हैं, ठीक। तो देख लेते हैं शिक्षकों के बारे में ये क्या संकेत दिए हैं। पर्यावरण संवेदनशीलता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति बच्चों का ध्यान आकर्षित करें। कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि हम है ना पर्यावरण पर एकदम निर्भर हैं। जैसे कि नदियों को लेके चलते हैं, क्योंकि नदियाँ भी एक पर्यावरण का हिस्सा है। तो हमें क्या है कि नदियों को संरक्षित करके रखना है, जो इसका जल है उसे गंदा नहीं होने देना, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक। अगर नदियों का जल प्रदूषित हो जाएगा तो वो जल फिर क्या है, जिस जल का हम अच्छे से उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि वो शुद्ध है, पीने के लिए भी उपयोग कर लेते हैं, खेतों को सिंचित करने के लिए भी उपयोग कर लेते हैं, ठीक। लेकिन जब वो जल अगर प्रदूषित हो गया तो फिर वो ना तो खेत उससे सिंचित होंगे, क्योंकि अगर प्रदूषित जल हम खेतों में देंगे तो फसलें हमारी खराब हो जाएंगी, और जो खेतों की मिट्टी है वो भी खराब हो जाएगी, ठीक। दूसरी बात यह है कि ना तो हम पानी पी पाएंगे उसका, तो हमारे लिए भी जल का एक संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो जो पर्यावरण है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। बच्चों को अपनी पसंद की कोई भी वस्तु पर कहानी कहने को कहें। तो बच्चों कोई भी आपको कहानी आती हो, हर एक बच्चे को कोई ना कोई कहानी आती है, तो आप भी उस कहानी को सुना सकते हैं अपने टीचर्स को, ठीक है, जो आपके स्कूल टीचर्स हैं उन्हें सुना सकते हैं। ध्यान रहे कहानी आत्मकथा शैली में हो, मतलब वो कहानी आत्मकथा पर हो, ऐसी कहानी होना चाहिए, ठीक। जैसे मैं एक पेड़ हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, ठीक है, इस तरीके की, मतलब पेड़ ही वो अपनी कहानी सुना रहा है और अपने बारे में बता रहा है, इस तरीके की कहानी होना चाहिए, ठीक। अब देख लेते हैं बच्चों आगे। हाँ, डिंडोरी और मंडला जिलों से निकलकर मैं जबलपुर में आती हूँ। फिर ये आगे चलती हैं तो डिंडोरी और मंडला से निकलकर कहाँ पहुँच जाती हैं? जबलपुर में, ठीक। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही हैं, जो जो रास्ते में शहर, गांव, कस्बे इत्यादि पढ़ते जा रहे हैं, उनके बारे में बताती जा रही हैं, ठीक। यहाँ मेरा पार्ट काफ़ी चौड़ा हो जाता है, मतलब पहले ये लिख ली थी वहाँ से नर्मदा कुंड से, तो ये एकदम पतली धारा के रूप में लिख ली थी, लेकिन जब तक ये जबलपुर में पहुँची फिर वहाँ जाके ये चौड़ी हो गई, मतलब है ना, जो पानी है वो पानी विस्तृत हो गया, फैल गया। मेरे एक और विंध्या पर्वत और दूसरी ओर सतपुड़ा पर्वत माला है। तो ये यहाँ से निकलती हैं, तो इनके एक किनारे पे विंध्या पर्वत और दूसरी किनारे पर सतपुड़ा पर्वत माला है, मतलब दोनों पर्वतों के बीच में से बहती हैं। इनके बीच में कल कल छल छल बहती रहती है, मतलब जब ये बहती हैं तो इस तरीके की ध्वनि आती है, कल कल छल छल, क्योंकि पानी जब बहता है तो आप नज़दीक आप जाएंगे किसी भी पानी के बहने के, जहाँ पानी थोड़ा सा गति से बह रहा हो, तो वहाँ कल कल और छल छल की आवाज़ आपको आएगी, ठीक।
तो यहाँ पे हम इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों, ये नर्मदा नदी बह रही है और इनका पानी कलकल और छलछल करते हुए प्रतीत हो रहा है। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही होगी, लेकिन आप जब रियल में नर्मदा नदी या फिर किसी अन्य नदी के पास जाएंगे जहाँ पे पानी थोड़ा गति से बह रहा होगा, तो इस तरीके की आपको जरूर ध्वनि सुनाई देगी। आगे देख लेते हैं बच्चों। जबलपुर जिले में मेरी धारा को रोककर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। तो जबलपुर जिले में इनकी धारा को रोककर एक बड़ा बांध बना दिया गया है, जिससे कि जो पानी है उसका कुछ ना कुछ काम में लिया जाए। इसका नाम बरगी बांध है। उस बांध का नाम क्या है? बरगी बांध। ठीक है, तो बांध मतलब डैम, यानी नदी के रास्ते में हम एक दीवार टाइप की बना देते हैं, जिससे कि पानी उस दीवार के उस साइड इकट्ठा हो जाता है। फिर वहाँ पे हमें ना बिजली वगैरह बना लेते हैं। ठीक, इससे बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई होती है तथा बिजली भी बनाई जाती है। वहाँ पे पानी को रोककर उस डैम के थ्रू बहुत सारे खेतों में, बहुत सारे गांव के खेतों में सिंचाई की जाती है, वहाँ बिजली भी बनाई जाती है। जबलपुर के निकट मेरी छटा देखते ही बनती है। मैं यहाँ बेड़ाघाट नामक स्थान पर मनमोहक प्रपात बनाती हूँ। ठीक है, तो जबलपुर में इनकी जो छटा है, मतलब इनका जो स्वरूप है वो देखते ही बनता है। मतलब ये इतना सुंदर दृश्य होता है कि किसी भी इंसान को मन को मोह ले, कोई भी इंसान इनकी तरफ देखकर आकर्षित हो जाए। मैं यहाँ बेड़ाघाट नामक स्थान पर मनमोहक प्रपात बनाती हूँ और एक बहुत सुंदर सा प्रपात बनाती हैं, यानी झरना बनाती हैं। नीचे गिरती मेरी नन्ही नन्ही बूंदें धुएं जैसी लगती हैं। तो वो छोटी छोटी जो बूंदें निकलती हैं प्रपात में से, तो वो ऐसा लगता है धुआं, जैसे कोहरा छा गया हो, एकदम धुंध टाइप का। ठीक, इसलिए इसका नाम धुआंधार प्रपात है। तो उस प्रपात का नाम क्या रख दिया? धुआंधार, क्योंकि वहाँ हमेशा कोहरा जैसा छाया रहता है। ठीक है, उस नदी के नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदें जो कि हवा में तैरती रहती है, तो ऐसा लगता है कोहरा छा गया हो, धुआं धुआं उड़ रहा हो। ठीक, तो उसका नाम रख दिया है धुआंधार प्रपात। यहाँ संगमरमर की चट्टानों के बीच बहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक, यहाँ एक स्थान पर धारा इतनी सक्रिय है कि बंदर छलांग लगाकर पार कर जाते हैं, और एक स्थान पर ये इतनी सक्रिय हो जाती है कि ना उसे बंदर भी छलांग लगाकर पार कर जाते हैं। मतलब इतनी विस्तृत नदी और एक जगह पर जाकर इतनी सक्रिय हो जाती है। ठीक, इसलिए इस स्थान को बंदर कूदनी कहा जाता है। तो देखो वो बंदर कूदते होंगे वहां से, तो उस स्थान का नाम बंदर कूदनी रख दिया गया। जैसे जैसे जिस स्थान पे जैसा जैसा स्वरूप हो रहा है इस नदी का, वैसे वैसे नाम रखते जा रहे हैं। जैसे कि पहले हमने देखा दूध धारा, क्योंकि वहाँ धारा दूध के समान थी। फिर हमने ये जलप्रपात में देखा, इसका नाम धुआंधार था, क्योंकि यहाँ धुआं धुआं टाइप का दिख रहा था। और ये इतनी सक्रिय हो गई यहाँ जाके नदी के ना, यहाँ बंदर भी कूद कर निकल जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, तो यहाँ पे इनका नाम रख दिया क्या? बंदर कूदनी। ठीक है, हर जगह का अपना अपना एक महत्व है। जबलपुर जिले की उर्वरा भूमि की ओर सींचकर मैं नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद की धरती को भी उपजाऊ बनाती हैं। मतलब जबलपुर नदी, जबलपुर के आसपास की धरती को सिंचित कर देती हैं। फिर आगे चलती हैं तो फिर वहाँ से चल के नरसिंहपुर, रायपुर, होशंगाबाद की धरती को भी उपजाऊ बनाती है। उपजाऊ कैसे बनाती है कि इनका जल वहाँ की धरती को दिया जाता है। ठीक है, वहाँ की धरती को दिया जाता है, जिससे वो धरती कैसे हो जाती है? उपजाऊ। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उत्पन्न होती हैं। हंडिया और नेवावार नगरों के समीप से गुजरती हूँ तवा। अब देखो यहाँ पे कुछ शिक्षण संकेत और दिए हैं बच्चों। शिक्षक आत्मकथा शैली में पाठ को हाव भाव के साथ पढ़े। मतलब जैसे भाव आ रहे हैं, अगर प्रसन्नता का भाव आ रहा है तो प्रसन्न होकर पढ़ें उस लाइन को। अगर है ना भाव आ रहा है दुखी का, तो उसे दुख के साथ पढ़ें। ठीक है, तो हाव भाव के साथ पढ़ना है। बच्चों को अपने बारे में बोलने और लिखने का अभ्यास करवाएं। तो फिर ये बच्चों आपकी एक्टिविटी है कि अपने बारे में आप अपनी भी आत्मकथा लिखें, जो भी आप अपने बारे में जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं मेरी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ उनसे बोलते हैं बच्चों जो ना इस नदी में, नर्मदा नदी में जो छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती हैं। ठीक है, उन नदियों को हम क्या बोलते हैं? सहायक नदियाँ बोलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ नर्मदा नदी में आके मिलती हैं। खंडवा जिले में मेरे तट पर ओंकारेश्वर नामक पवित्र तीर्थ है। ठीक, तो यहाँ खंडवा जिले में ओंकारेश्वर नामक पवित्र तीर्थ है। ठीक, खंडवा जिले के ही पुनासा नामक स्थान पर मुझ पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया। फिर आगे चलकर खंडवा जिले में एक और बांध बनाया गया है, जिसका नाम है इंदिरा सागर बांध। ठीक है, तो बांध को हम समझ गए बच्चे, बांध क्या होता है? एक दीवार होती है। ठीक है, उसे नदी के पानी को रोकने के लिए लगाया जाता है। ठीक, यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। तो ये सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। इससे लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और 1000 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। तो बांध का बनाने का पर्पस क्या होता है कि वहाँ जो जल रोक लिया जाता है उससे जमीन की सिंचाई की जाती है और प्लस बिजली भी बनाई जाती है। ठीक, मैं आगे बढ़कर धार और बड़वानी जिलों में बहती तथा महाराष्ट्र राज्य की सीमा
बनाती हुई गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती हैं। तो फिर ये आगे जाती हैं, आगे जाके कहाँ जाती हैं, बड़वानी जिले में जाती हैं, फिर महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा बनाती हैं, ठीक। और फिर गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती हैं, मतलब मध्य प्रदेश में बहती हैं, मध्य प्रदेश में बहती हुई फिर ये कहाँ चले जाती हैं, गुजरात में। यहाँ मुझ में कई नदियाँ आकर मिलती हैं, तो वही वो सहायक नदी वाला कंसेप्ट आपको बताया था कि ना, फिर वहाँ जाके उनमें बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं जिन्हें कि सहायक नदियाँ बोला जाता है। और मेरा पार्ट बहुत चौड़ा हो जाता है, क्योंकि और नदियों का पानी आके मिल जाता है तो पानी बढ़ जाता है, तो वहाँ जाके इनका पार्ट चौड़ा हो जाता है। यहाँ सकरी चली है मध्य प्रदेश में। गुजरात में नवगांव नामक स्थान पर मुझ पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो गुजरात में एक और बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है, सरदार सरोवर बांध। मुझ पर बने बांधों से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। मतलब जब बांध बनता है तो बच्चों वहाँ पे क्या है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जो क्या है, भूमि भी बहुत सारी है ना, उस पानी में डूब जाती है। तो वहाँ जो आसपास लोग बसे होते हैं तो उन्हें फिर वहाँ से हटा दिया जाता है, तो वो लोग वहाँ से निकल कर कहीं और जाके बस जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बांध के पास रह रहे थे, अब उन्हें विस्थापित होकर कहीं और जाना पड़ा। तो ये दुख हो रहा है नर्मदा नदी को, कि उनकी वजह से उन लोगों को थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन फ़ायदा भी तो हुआ है, बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। मुझे इसका बहुत दुख है, मतलब दुख भी है कि अब इतने सारे लोग बेचारे अपनी जो घर रह रहे थे, जिस स्थान पे रह रहे थे, अब वो दूसरी जगह जाकर रहने लगे। पर यह संतोष भी है कि इससे लाखों हेक्टेयर ज़मीन सींची जाएगी। लेकिन इस बात का संतोष भी है, ठीक, कि अब है ना, जो पानी इकट्ठा होगा वहाँ, उससे बहुत सारी ज़मीन को सिंचित किया जाएगा। मछली पालन होगा, गांव शहरों तथा उद्योगों को बिजली मिलेगी, पर्यटन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बिजली भी मिलेगी, मछली पालन भी होगा, और पर्यटन बोलते हैं बच्चों जब वहाँ बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पर्यटक। घूमने वाले लोगों को पर्यटक बोलते हैं और घूमने को बोलते हैं पर्यटन, ठीक। अब आगे देख लेते हैं बस बच्चों इस चैप्टर को। ये है, यहाँ से आगे मैं समुद्र में मिलने चल पड़ती हूँ, फिर क्या है, ये समुद्र, यहाँ से आगे चलकर समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, ठीक। गुजरात के भड़ौत जिले में विमलेश्वर नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी में गिरकर मैं अरब सागर में समा जाती हूँ। तो गुजरात जिले से जाकर ये गुजरात के भड़ौत जिले में, गुजरात में एक जिला है जिसका नाम क्या है, भड़ौत, और वहाँ पर क्या है, बिमलेश्वर नामक एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है, बिमलेश्वर, जहाँ खंबात की खाड़ी में गिरकर मैं अरब सागर में समा जाती हूँ। फिर वहाँ जो गुजरात में खंबात की खाड़ी है बच्चों, वहाँ पर गिरकर अरब सागर में समा जाती हैं, ठीक। तो ये अपने पूरे सफ़र के बारे में इन्होंने बताया। अब देखते हैं आगे क्या बता रही हैं ये। मैं अपने जन्म स्थान से लेकर समुद्र में मिलने तक सबको अपने जल से तृप्त करती हूँ। मतलब रास्ते में जो जो मिलता जाता है इनके रास्ते में, तो उनको जल से ये तृप्त करती जाती हैं, यानी संतुष्ट करती जाती हैं। चाहे वो भूमि हो, चाहे कोई प्राणी हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, सबको ये तृप्त करती चलती हैं। मेरे जल में स्नान कर भक्तों को शांति मिलती है, और बहुत सारे भक्त इनके जल में स्नान करने के लिए आते हैं शांति के लिए, जिससे कि उन्हें शांति मिले। मेरे भक्त मुझे बहुत पवित्र मानते हैं। मेरे तट पर अनेक गांव व नगर बसे हैं तथा अनेक तीर्थ व दर्शनीय स्थल हैं। तो बहुत सारे नगर बसे हैं, क्योंकि बच्चों जो नगर हैं बड़े बड़े, वो है ना ऐसी जगह पे ज़्यादा बसते हैं जहाँ कोई बड़ी नदी निकली हो, क्योंकि वहाँ कोई कभी भी पानी की कमी ना आए, ठीक। पानी क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों किसी भी जीवधारी के लिए, ठीक। मुझे यह बहुत बुरा लगता है कि एक ओर तो लोग मेरी पूजा करते तथा दूसरी ओर मुझ में कचरा, गंदा पानी और मृत प्राणी डालकर मेरा जल प्रदूषित करते हैं। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक ओर तो है ना, नदियों को भारत में माँ का दर्जा दिया गया है और नदियों की पूजा करी जाती है, और दूसरी ओर क्या किया जाता है कि नदियों के जलों को प्रदूषित किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेकार बात है बच्चों, ठीक। तो हमें कभी भी नदियों के पानी को प्रदूषित नहीं करना है, क्योंकि जो नदियों का पानी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। वो बोलते हैं ना, जल ही जीवन है, तो ये सही बात है कि जल से ही जीवन है। अगर जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। मेरी सच्ची पूजा तो मुझे स्वच्छ बनाए रखना है। मतलब नदियों की सच्ची पूजा ये नहीं है कि आरती वगैरह उतारना, ठीक है, उनकी पूजा पाठ करना। उनकी सच्ची पूजा ये है कि उन्हें स्वच्छ रखना है, ठीक है, उन्हें गंदे नहीं होने देना। तो ये सच्ची पूजा है। मतलब वो पूजा भी करो, लेकिन ये नदियों को स्वच्छ बनाए रखो, ये सच्चा काम है, ठीक। अब यहाँ पर है, मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, क्योंकि मध्य प्रदेश के बहुत सारे प्राणियों को जीवन देती हैं।
क्योंकि ना ये मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फसलों को उत्पादित करने में मदद करती हैं। ठीक है, बहुत सारे गांव शहरों कस्बों को पानी देती हैं पीने के लिए और अन्य कामों के लिए। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती हैं। प्राचीन ग्रंथों में मेरी स्तुति की गई है, धर्म ग्रंथों में ही नहीं लोकगीतों में भी मेरा उल्लेख है। तो प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख है। ठीक है, बताया गया है कि ये जो नर्मदा नदी है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और गीतों में भी इनका उल्लेख है, जो मेरे प्रति लोगों की श्रद्धा व प्रेम का प्रतीक है। तो इससे पता चलता है कि जो भारत के लोग हैं वो नर्मदा नदी में कितनी ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने प्राचीन ग्रंथों में और गीतों में भी नर्मदा नदी के महत्व का उल्लेख किया है। कार्तिक माह में श्रद्धा से गाते हुए लोगों की ये पंक्तियाँ मुझे भी अच्छी लगती हैं। तो कार्तिक एक माह का मतलब एक महीने का नाम है। उस टाइम पे जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो लोकगीत के रूप में इन पंक्तियों को गाते हैं। देख लेते हैं ये कौन सी पंक्तियाँ बच्चों। नर्मदा नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे, ऐसे तो मिली रे, जैसे मिल गई माई और बाप रे, नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे। तो ये एक लोकगीत है बच्चों जो लोगों के द्वारा गाया जाता है और इसमें नर्मदा नदी का उल्लेख है। इन पंक्तियों का अगर अर्थ हम समझें तो ये है कि जो नर्मदा नदी है वो इस तरीके से हमसे आकर मिली है जैसे हमारे माँ और पिता आकर मिलते हैं। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है वो हमारे माँ और पिता के समान यहाँ के लोग मानते हैं। कितना प्यार भरा है इस गीत में। तो वो बोलती हैं कि ये जो गीत है उसमें मेरे लिए कितना प्यार भरा है, लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, लोग मुझसे मिलकर ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे बालक को उसके माता पिता मिल गए हों। तो जो लोग हैं वो नर्मदा नदी से इस तरीके से मिलते हैं कि जैसे कि एक छोटा बालक अपने माता पिता से मिलता है। लोगों की इस भावना से मेरी आंखें भर आती हैं। तो इतना प्यार देखकर, इतना प्रेम देखकर ये भावना से नर्मदा नदी की आंखें भर आती हैं, खुशी से आंखें भर आती हैं कि यहाँ के लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। लोग हर हर नर्मदे कहकर मेरा जाप करते हैं, मेरी कामना है कि अनंत काल तक बहती रहूं और सबको सुख पहुंचाती रहूं। तो वो ऐसी कामना करती हैं, ऐसी इच्छा जाहिर करती हैं कि मैं अनंत काल तक मतलब हमेशा यहाँ पर बहती रहूं और सबको सुख और समृद्धि देती रहूं। ठीक, तो बच्चों देखा हमने कि जो नर्मदा नदी है वो हमसे कितना प्यार करती हैं, कितना प्रेम करती हैं और हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक, जिस तरीके से एक माता अपने बच्चे को ख्याल रखती है, उसको हर खुशी देने के लिए आतुर होती है, इसी तरीके से जो नर्मदा नदी है वो भी माँ के समान यहाँ के वासियों को, भारत के वासियों को प्यार करती हैं और एक बालक के समान ही हर सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।